ये इंटरव्यू आज हमारे लिए बहुत स्पेशल है और शायद सभी लोगों के लिए, और उसका कारण ये है कि ये आपका पहला टेलीविजन इंटरव्यू है। एंड थैंक यू सो मच प्रणव भाई कि आपने हमें चुना, आज तक को चुना इस इंटरव्यू के लिए। एक तरीके से जो हम इंडिया की बिग पिक्चर की बात करते हैं ना, उसमें अडानी ग्रुप को जिस रूप में हम देख रहे हैं और एक एक करके उस किरदार के अलग अलग पहलुओं की हम बात करेंगे। 2026 में, चूंकि दिसंबर में हमें 2026 में कदम रखते हुए सोच क्या है? थैंक यू श्वेता जी। देखिए 2026 में अगर देखा जाए तो वी लुक एट द फ्यूचर विथ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। जिस तरह वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ 5 ट्रिलियन and in the next 5 to 7 years, $10 trillion economy, I think infrastructure plays a very large role in this whole Indian growth story. और खास करके जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो whether it is roads, airports, ports, energy, utilities, urban, sustainable living, these are all very important aspects. And I think अभी जो आने वाला 2026-27 गवर्नमेंट का lot of focus is on this. So we are looking at it with a lot of optimism. पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बिजनेसेस हाथ डालते नहीं है, ऐसा क्यों है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं? जहाँ सब लोग नहीं डाल रहे हैं वहाँ हम लोग डाल रहे हैं। बट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इन दैट सेंस ए इजी बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि बहुत लॉन्ग टर्म जेस्टेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज आपने पैसा डाला और आपको 1 साल या 2 साल में रिटर्न्स मिलेंगे। पहले फ्यू इयर्स यू हैव टू पंप इन द मनी, लुक एट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। बट सी दोज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर देर आर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आज की तारीख में इफ़ यू लुक एट बिजनेसेस ओवर 25 ईयर्स, ओवर 50 ईयर्स, इनफैक्ट द एयरपोर्ट्स जो हम लोग अभी एयरपोर्ट्स जो डेवलप कर रहे हैं वो आने वाले, वी आर लुकिंग एट इट ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इलेक्ट्रिसिटी, the energy generation business जो हम देख रहे हैं, that we are looking over the next 25-30 years. So if you're looking at the long-term vision, and as you know, our chairman Gautam Bhai, he is always looking at 15, 18, 20 years ahead of time. And और जो इंडिया जो हम कहते हैं विकसित भारत 2047 में देखना चाहते हैं, खास करके you know, even from आत्मनिर्भर point of view, this is the sector that one has to look at. वाकई भारत विकसित से विकासशील की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसमें नंबर 1 कि आप क्या किरदार अपना देखते हैं, अपनी भूमिका क्या देखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड क्लास एसेट्स की बात अगर की जाती है तो उसमें क्या कुछ ऐसे ग्लोबल मॉडल्स हैं जो इंस्पायर करते हैं आपको? इसके मतलब मायने क्या हैं? नहीं श्वेता जी, ऐसा है कि ये सारे बिजनेसेस जो हमारे हैं उसके अंदर आज देर आर ग्लोबल लीडर्स। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि एयरपोर्ट्स है, तो एयरपोर्ट्स के अंदर आप लोग सबने ट्रैवल किया है, कभी आप अबू धाबी या फिर दुबई या कतार या इन दी ओल्ड डेज ऑल द यूरोपियन एयरपोर्ट्स दैट यू वुड सी, दोज वर दी स्टैंडर्ड्स दैट वन वुड लुक एट। और आपने अभी देखा है कि लास्ट 5-7 ईयर्स में इंडिया में भी बहुत प्रगति हुई है सब एयरपोर्ट्स में। अब काफ़ी एयरपोर्ट्स आपने इंडिया के देखे जो प्राइवेटाइज हुए हैं, दे आर लुकिंग एट ग्लोबल बेंचमार्किंग विच वी लुक एट। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो लुक एट, हम लोग ये भी देखते हैं कि हमने लास्ट ईयर कितने पैसेंजर्स, कितने हैप्पी पैसेंजर्स, कितने हैप्पी कस्टमर्स, हमने क्या क्या चेंज किया एंड हाउ वी आर चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो। फिर अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आज आप देखेंगे कि एज अ ग्रुप वी हैव ऑलमोस्ट 15+ पोर्ट्स इन इंडिया एंड 4 अब्रॉड। पर हम ये मानते हैं कि जो रॉटरडैम पोर्ट्स है या सिंगापुर पोर्ट है, उनके साथ वी हैव टू सी दैट आर वी एबल टू मैच विद द टर्न अराउंड टाइम, वेदर इफ इट्स ऑफ अ कंटेनर और कंटेनर का हो। जैसे आज अभी हम लोग ने विजिंजम एयरपोर्ट का ओपनिंग किया, वो आज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का सब कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए आइदर ये साइड मिडिल ईस्ट में फुजेरा जाता था या ये साइड देखे तो फिर स्टेट्स ऑफ मलाका में जाता था। बट व्हाई नॉट इंडिया हैविंग इट्स ओन लार्ज ट्रांसशिपमेंट हब? सो ये काफ़ी डीप
पोर्ट है विजिंजम जो केरला में है, और उसके अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शिप्स वेरी कंफर्टेबली कैन डॉक अलोंग साइड. अच्छा, So that's how we benchmark. वैसे मूडीज ने भी कई अडानी एंटिटीज का जो आउटलुक है उसको अपग्रेड कर दिया है. ये एक वो रहता है, टेंशन रहता है कि क्या रेटिंग हो रही है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक जब आता है तो लगता है कि नहीं. नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट लिया. सिर्फ मूडीज नहीं, S&P, फिच, ऑल ऑफ देम ने हमको अपग्रेड काफ़ी कुछ कर दिया. इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज हिंदुस्तान में जिनका रेटिंग सोवरिन रेटिंग के साथ है. जो हिंदुस्तान का रेटिंग होता है दैट्स द कैप, उसके इक्विवेलेंट टू दैट है. बट आई थिंक अगर आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, वी आर वेरी ऑपरेशनल फोकस, वी आर वेरी एग्जीक्यूशन फोकस. तो अगर आप उसी पे ध्यान देते रहे तो फिर श्वेता जी, यू नो, यू गेट द रेटिंग्स बिकॉज दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, दैट्स द फाइनल रिजल्ट. सो आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि सी टुडे ओवर द नेक्स्ट 5 years वी हैव कमिटेड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10 लाख करोड़ का, which means that almost every year we are going to invest 2 lakh crores, and all of it in the infrastructure sector in India. So considering that, we are right on track right now as we speak, particularly on execution. अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी क्योंकि इस चीज़ को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि किन किन स्टेट्स में अडानी ग्रुप. हाल में तेलंगाना को लेकर मैंने बड़ा अनाउंसमेंट देखा. स्टेट्स में तेलंगाना से लेकर बिहार तक निवेश की बात आती है. यूपी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, असम है. मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हर स्टेट में, इन सारी स्टेट्स, मतलब स्टेट्स और हैं लेकिन ये सारी वो स्टेट्स हैं जहां पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अलग अलग है. हालांकि इसके साथ ही आरोप हमेशा एक बिजनेस हाउस पर, आप लोगों पर भी राजनीतिक फायदे को लेकर लगते हैं और रिश्तों को लेकर लग जाते हैं. देखो, इसके लिए मैं बताता हूँ कि आज की तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स में इन्वेस्टेड है इंडिया में. अच्छा. उसके सिवाय हमारी 400 लोकेशंस है वेयर वी हैव investments in some form or the other in the businesses that we have. It could be our infrastructure business, our power business, our cements business, our utility business. So we are there. हम लोग जब भी आप देखेंगे कि कोई भी स्टेट को जब इन्वेस्टमेंट करना हो, then they have what they call the investors summit. Wherever they are welcoming, and see, अभी एक इंडिया में एक मॉडल तो हो गया है कि each state is competing with the other state. How much investment you are able to bring, because people are asking questions. आज की तारीख में the youth in Bihar will ask the leadership in Bihar, why is the investment not coming into Bihar? To your point. Same way the youth of Kerala will ask the dispensation and the leadership, okay, why isn't investment coming into Kerala? Why do I have to go and work outside? And the same is the case with Assam, or same is the case with West Bengal, where we are invested everywhere. And I'm telling you today, the kind of investment that we have done in Kerala, whether it's the Thiruvananthapuram airport or whether it's the Vizinjam port, very few investors over the last few years have done that kind of investment in Kerala. If you talk about Bihar, I don't know how many private parties are invested as much as we have invested. In fact, we are privileged and honored to get the power plant that we are developing in Peerpanti, in Bhagalpur. So there we are putting up 2400 megawatt, which is जो 20,000 करोड़ का investment है. तो क्या है कि एक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरत है. और सब जानते हैं कि अगर मुझे स्टेट को डेवलप करना है, द फूड फॉर द इंडस्ट्री, द फूड इज एनर्जी, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन. सो when the state needs investment, irrespective of the political parties, we go there and we look at that. पर क्या ऐसा होता है कभी आपको लगता है कि जो बिजनेसमैन है वो एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है पॉलिटिकल आरोपों के लिए? देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में है, तो अभी डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप बोलोगे कि भाई एवरीबडी इज आंसरेबल, एवरीबडी इज इक्वल, इफ टुडे एनीबडी इज पुटिंग एनी आरोप, कोई अगर आरोप लगा रहा है, तो वन हैज टू गो थ्रू दी पॉइंट ऑफ फायर. सब ग्रुपों के साथ होता है. सो इफ यू आर क्लीन एंड इफ यू आर क्लियर, इफ यू आर ट्रांसपेरेंट,
If you have a model of governance, I don't think then there is any issue in that. तो जब आप कह रहे हो कि सॉफ्ट टारगेट कहते हैं, तो मैं ये भी मानता हूँ श्वेता जी कि अगर वो स्टेट को वो चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो स्टेट के फ़ायदे के लिए है, तो इट डजेंट मैटर कि भाई वो political parties like you or don't like you. Classic example is what you just said. All the states that you mentioned, they are not the same party, but they want investments. They want people to come into projects for the people of the state. तो ही तो मैं आऊँगा. अब मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे जो मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पेचीदा पुनर्वास प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, और वो है धारावी. धारावी में आप लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो वहां के रहने वाले हैं उन सबको सही तरीके से और समय से उनका आवास मिल जाए? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया. तो ये आपकी बात सही है कि ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, इट इज़ द लार्जेस्ट अर्बन रीजेनरेशन प्रोजेक्ट. दीज पीपल आर लिविंग, ये लोग सिटी में ही रह रहे हैं, in the city of Mumbai, and they are going to be rehabilitated over there. अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखोगे धारावी का, तो आपको तो मालूम है कि 40 साल से उन लोग धारावी को रीडेवलप करने का ट्राई कर रहे थे, and it has not happened. And now successfully the government had a international tender. ये पूरा international tender था, in which the Adani Group was the one who got selected to do this. इसके अंदर जो आपका सवाल है कि हाउ डू यू लुक एट रिहैबिलिटेशन, तो हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इज, ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट विल डू वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट्स हार्ड कोर डेवलपमेंट इन द सिटी ऑफ मुंबई. बट इसके अंदर जो 2 लाख घरें बनाने हैं वहाँ स्लम ओनर्स, 2 लाख? जी बिल्कुल. तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो लोग वहाँ पर 2000 साल के पहले रहते थे, द डोमिसाइल्स ऑफ धारावी विल गेट इट इन सीटू. तो उनको घर वहाँ ही अंदर मिलेगा, और उसके बाद वालों जो है दे विल गेट इन द बॉम्बे रीजन, बट दे हैव टू बी इन द बॉम्बे रीजन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, व्हाट यू वर सेइंग दैट एट द एंड ऑफ द डे हाउ कॉन्फिडेंट आर द पीपल. तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो धारावी में अंदर गया हूँ, आई गो रेगुलरली, और जब मैं उन लोग से बात करता हूँ तो आई एम टेलिंग यू दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक नाउ. एक तो अभी सोशल मीडिया से उनको मालूम है कि क्या हो रहा है 2 किलोमीटर दूर, तो दे फील कि इफ टुडे सच अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडिया एंड इन पर्टिकुलरली इन बॉम्बे, व्हाई आर वी नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो नाउ चेंज तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एंड सी, इफ टुडे ऑल द पीपल आर गोइंग टू गेट 350 स्क्वायर फीट कारपेट हाउसेज, अज्यूम करिए कि 30,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा ही चल रहा है, बट 30,000 रुपया भाव चल रहा है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस वर्थ $1 crore रुपीज विच दे आर गोइंग टू गेट फ्री. वाई विल दे नॉट वॉन्ट चेंज? एंड एवरीबडी वॉन्ट्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. श्वेता जी, आपको बताऊं कि आप वहाँ पर देखेंगे तो टुडे ऑल्सो देर आर मैनी एरियाज विच आर इनह्यूमन. नहीं, पर क्या कर रहे हैं सर आप? मतलब वो पहले भी ऐसा हुआ है कि स्लम्स के रीडेवलपमेंट के लिए उनसे घर खाली करवाया गया है, और उसके बाद जब बन गया है तो कहा गया है कि आप आ जाओ, पर लोगों के मन में एक अविश्वास रहता है कि ये घर बनने के बाद हमें देगा ही नहीं, कहीं और बेच देंगे. वेरी गुड पॉइंट, यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक आप बॉम्बे ठीक से जानते हो. तो उसके अंदर क्या एक ट्रस्ट डेफिसिट है. आज की तारीख में जो भी पहले काफ़ी स्लम डेवलपमेंट जो हुआ है, उसके अंदर दे ट्रांजिट हाउस में मूव करते हैं स्लम ओनर्स को, और काफ़ी टाइम ये हुआ है कि उनको वापस लाते ही नहीं है उनके स्लम्स में, एंड अनफॉर्चुनेटली दे बिकम सो कॉल्ड होमलेस. तो उनको ये फील होता है कि उससे बेटर तो हम स्लम्स में थे, वही बेटर है. सो अंडरस्टैंडिंग दैट साइके जो हम लोग ने किया है, वो उसको किया है की टू की. तो हमने क्या बोला है कि हम पहले आपका घर बनाएंगे, आपको चाबी देंगे, यू विल मूव इन टू द फाइनल हाउस फर्स्ट, एंड देन ओनली वी विल ब्रेक योर स्लम एंड डू द रीडेवलपमेंट. सो पीपल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई हमको पहले घर मिल रहा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वे ऑफ मूविंग द पीपल टू ट्रांजिट हाउसेस. तो लॉन्ग टर्म में ये जो अर्बन मोबिलिटी और रिहाइश के हिसाब से क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका धारावी? देखिए, धारावी को हम जो बना रहे हैं उसको पूरा मल्टी मोडल कॉरिडोर जैसा बनाना चाहते हैं. वहाँ पर बसेस विल कम, मेट्रो विल कम, सबर्बन ट्रेन्स विल कम, द बेस्ट रोड्स विल बी डन, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ होल न्यू सिटी.
So this will become a hub because anyways आप जानते हो कि धारावी एकदम अपने सिटी के बीच में है वैसे भी, तो naturally it is placed in such a way that it is very convenient to move around Mumbai if the logistic is done well. So we are looking at total multimodal corridors similar to what you've seen in countries like Hong Kong, where you have the basement, then you have where you can connect directly from metro to the airports, you can control, you can move from suburban trains to the other trains. So we have planned everything like that. और ये चूंकि हम मुंबई की ही बात कर रहे हैं तो नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरा ख्याल है 25 दिसंबर को ही उसकी शुरुआत हो रही है। किस तरीके से मतलब मुंबई जैसे शहर में जहां पर एयर ट्रैवल का जो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मुंबई की जो हवाई सेवा की क्षमता है उसको कैसे प्रभावित करेगा ये? तो एयरपोर्ट के ऊपर बात करें तो हम ये मानते हैं कि आप लोग ने काफ़ी वर्ल्ड में देखा है कि आज लंदन जैसी सिटी में भी 4 एयरपोर्ट्स है, वेदर वी टॉक अबाउट गैटविक बोलिए, हीथ्रो बोलिए, लंदन सिटी एयरपोर्ट, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट। मुंबई जैसी सिटी में एटलीस्ट 2 से 3 एयरपोर्ट की तो पक्का ज़रूरत है, और ये नवी मुंबई आने से इट विल ऑल्सो ईज a lot of air travel. And we always believe, if you look at the models globally, कि where it is supply driven economy, तो अगर आप ज़्यादा सप्लाई दोगे तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे बाय एयर, और लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे बाय एयर, ऑटोमेटिकली द प्राइसेस ऑल्सो विल फॉल डाउन। एंड यू नो एयर, आपने यूएस में तो देखा ही होगा कि एयर ट्रैवल एंड ट्रेन ट्रैवल इज ऑलमोस्ट सिमिलर डिपेंडिंग ऑन द टाइम व्हेन यू डू योर बुकिंग्स. So I hope that, you know, with Navi Mumbai coming in with the full infrastructure, which is the पूरा infrastructure जो पूरा plan किया गया है, both the airports will do very well. And now आपने देखा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह infrastructure वहाँ पर बन रहा है, to get to Navi Mumbai आधे घंटे से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. असम में भी नया जो उनका एयरपोर्ट है, उसके साथ ऊर्जा में भी काफ़ी ऊर्जा प्रोजेक्ट्स जो है, पावर प्रोजेक्ट्स है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। असम का भी मेरा ख्याल है इसके साथ ही आसपास ही होना है जी। असम का भी एयरपोर्ट अभी पूरा एक्सपेंशन प्लान्ड है, बट उसके सिवाय ये जो आप कह रहे हो वो 3200 मेगावाट जो पावर प्लांट अपने डाल रहे हैं। देखिए आसाम की जो भूमिका है फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी बिग रोल दे आर प्लेइंग, because from there you have what they call the chicken's neck, and then you have all these seven other states connected from there, 7 sisters what is called. So actually अगर आप देखने जाए तो गुवाहाटी एयरपोर्ट itself can be a hub for that whole area. वहाँ पूरा ट्रैवल करने के लिए थ्रू गुवाहाटी you can then go आगे, जैसे हम दुबई जाते हैं to go to the world. So Assam itself is in a very very strategic location. एंड यू नो दीज आर दी एरियाज, ये ऐसे एरिया है जो हमको काफ़ी टाइम पहले एज अ कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट वो जो कहते हैं कि जब टाइम है तब है। मतलब मैं केवल एक बिजनेसमैन से बात कर रही हूँ या फिर एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो जिम्मेदारियाँ या ग्रुप, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो ये सोच रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि आपने वहाँ के बिजनेस से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि कैसे वहाँ पर पहले विकास होना चाहिए था और उसकी कनेक्टिविटी के लिए कितना आवश्यक है। और इसीलिए मैं बिहार का सवाल, चूंकि आपने अभी डिटेल में बिहार का बताया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब ये सारी चीज़ें जो पावर प्रोजेक्ट से लेकर वो पूरा, आप वहाँ के मतलब अडानी ग्रुप वहाँ का बिगेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर है जी। 53,500 जॉब्स की बात हुई जी। क्यों बिहार को लेकर ये ऑप्टिमिज्म है? मैं पर्सनली 2 बार बिहार के इन्वेस्टर समिट में गया था, एंड यू नो हम लोग ने देखा कि वहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप तो खुद जानते हो बिकॉज यू आर ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, कि वहाँ के जो यूथ है दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस यूथ, बिकॉज दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी, तो उनको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। हमें ये फील है कि अगर वहाँ पर ही अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो, एंड आपने कोविड के टाइम पे भी देखा, देयर वाज सो मच रिवर्स माइग्रेशन गोइंग बैक टू बिहार, नाउ पीपल वांट टू स्टे इन बिहार। और बिहार को अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। द ओनली थिंग इज दे नीड अ लॉट ऑफ यू नो फूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, लाइक व्हेन आई से फूड दैट मीन्स एनर्जी। अगर आज एनर्जी एक्सेस हो और द गवर्नमेंट इज़ अंडरस्टूड ओवर दैट कि भाई हमको ये सब की ज़रूरत है,
प्लस एज अ ग्रुप वी हैव ऑल्सो, हम लोग ने वहाँ वत्सलीगंज में एक सीमेंट प्लांट भी वहाँ पर हमने डाला है। प्लस बिसाइड्स दैट हम लोग ने स्मार्ट मीटर्स का 2-3 रोड प्रोजेक्ट्स भी लिए। आई थिंक नाउ बिहार इज फुल्ली इन द डेवलपमेंट मोड एंड बिहार इज चेंजिंग, रियली चेंजिंग। प्रणव भाई, आपके ग्रुप पर गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर कुछ आरोप लगे थे। हालांकि सेबी ने आगे चलकर इस पर क्लीन चिट दी, पर बिजनेस पर असर पड़ा था उस पूरे विवाद का? बिजनेस पर असर पड़ा नहीं था। इनफैक्ट हम लोग तो 2 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर दिए। अच्छा। 2000 ये जो आप बात कर रहे हो 2023 में और आज 2025 में, इन 2 years द ग्रुप हैज़ ग्रोन मच मोर। टुडे वी आर लुकिंग एट एन EBITDA ऑफ ऑलमोस्ट 90,000 crores एज अ ग्रुप। और आप देखेंगे कि हमने जो अभी अनाउंस किया है कि आने वाले 3-4 साल के बाद आवर ओन इंटरनल अक्रूवल्स विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंशन दैट वी आर प्लानिंग। तो क्या है कि कभी भी जब ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में कोई ग्रुप होता है तो ये सब चीज़ें तो होती ही होती है। एंड हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था। और अब बात करें तो ये जो रिपोर्ट है उसके बाद गवर्नेंस तो पहले भी था, बट अभी ज़्यादा गवर्नेंस हो गया है। So, we a whole model of governance and everything is much more governance and of course transparency and all that. तो अभी आप देखेंगे कि group is in fact growing at a much faster speed than what it was pre-report that you're talking about. अच्छा, एक और ट्रेंड बड़ा दिखता है कि उन नौकरियों में कटौती की बात होती है, लेकिन इससे उल्टा मुझे दिख रहा है आपके ग्रुप में। जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह से, क्या इसका क्या कारण है, इस सकारात्मकता का, इस ऑप्टिमिज्म का? देखिए, हम 2 साल पहले ग्रुप में एम्प्लॉयमेंट था डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑफ ऑलमोस्ट 55,000 पीपल। आज 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा फैमिलीज आर 2.5 लाख लोग से ज़्यादा इंडिविजुअल्स आर वर्किंग फॉर द ग्रुप, विच वी आर लुकिंग एट नाउ गोइंग अप। तो अगेन इट इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया इज थ्रोइंग टुडे, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट अवर कंट्री इज प्रोवाइडिंग is so large that anything that you do will require people to come and do it. Of course, we will require a different skilling, we will require a different kind of, training to people, but people will be required. एक बहुत चर्चा चली थी जिस बात को लेकर, और मुझे लगता है ये हर एक व्यक्ति के जीवन को छूती है ये बात, कितने घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। कुछ ने 70 कहा, कुछ ने 60 कहा। प्रणव अडानी क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस पे तो काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो आई विल स्टे अवे। बट हम एक चीज़ मानते हैं कि टू ईच इज़ ओन, जिसको जितने घंटे काम करने हैं वो वन शुड डू। कोई इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं कर सकते हैं। आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, भले मैं 12-14 घंटा ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन उसके सिवाय पर डे, बट उसके सिवाय फ़ोन तो चालू हो ही जाता है सुबह से 8 बजे। आजकल ये मोबाइल एंड पीपल आर कॉन्टैक्टिंग यू, और रात के 12 बजे तक होता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड कॉल। सो इफ़ यू कॉल दैट वर्क, येस, इट्स वर्क फ्रॉम होम, बट लाइक आई सेड कि इट इज़ टू ईच इज ओन, देयर इज़ नो राइट रॉन्ग और एनीथिंग। मतलब एक रेगुलेशन तो रहता है ना सबके मन में कि कितने घंटे और किससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, पर आप कह रहे हैं 12-14 घंटे प्लस घर पे भी काम, तो यानी 24 घंटे। हम सब यहाँ पर फोन पे तो रहते ही है। नहीं, अलग अलग कारण से सब फोन पर रह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ 1 word आंसर्स चाहती हूँ जी। और मैं 1 word आंसर्स चाहती हूँ आपसे। एक शब्द जो अडानी ग्रुप की पहचान है। नेशन बिल्डिंग। भारत का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन। Tier 2, Tier 3 सिटीज जहां हिंदुस्तान रहता है। लीडरशिप का एक प्रिंसिपल जो आप फॉलो करते हैं। ह्यूमिलिटी इन सक्सेस एंड करेज इन क्राइसिस। 2025 की सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स इट्स एआई। एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड। एआई एक्साइटिंग है, एक्साइट कर रही है आपको? इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, उसका आप अभी
पॉजिटिव ही देखना पॉजिटिव चाह ही रहे हैं करने उसका। का, पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, गौतम भाई जिन्हें जी ऐसे पुकारते हैं आप लोग, कहते हैं बहुत सख्त टास्क मास्टर हैं। मतलब घर में अलग, बाहर ऑफिस में अलग, या घर पे तो बहुत प्यार देते हैं, लेकिन ऑफिस में टास्क मास्टर है। नहीं, सो ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड लीडर एंड वो खुद ही इतने डिसिप्लिन्ड है कि वो कहते हैं ना कि यू लर्न लीडरशिप बाय लुकिंग एट हिम। सो वी आर ऑल प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग अंडर हिम एंड लर्निंग फ्रॉम हिम। अच्छा, भारत में जो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है, जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हैं, उसको बहुत अहमियत दी जा रही है। तो इस लिहाज से भारत के विकास के अगले दौर में आप अडानी ग्रुप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जो आपने बोला, आपने देखा होगा कि विकसित भारत होने के लिए बाय 2047 हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो आज की तारीख में ऑलमोस्ट 8% ऑफ आवर जीडीपी इज़ लॉजिस्टिक कॉस्ट, 7.98%, which is good globally, but we can get much better. So the cheaper, and it is only possible by proper connectivity. Connectivity is not only ports, but it's ports, it's roads, it's ICD, it's airports, it's the overall connectivity. So I think अगर वो हम manage कर सके as a country, तो फिर to become विकसित भारत कोई हमें नहीं रोक सकता। और तब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यू नो टू बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय देन 100% पॉसिबल है। इतनी श्योरिटी, इतना ऑप्टिमिज्म है आपको। एक चीज़, चूंकि आप पावर का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर जब जुड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम देखते हैं, तो एक सवाल उठ जाता है कि कोयला और ग्रीन एनर्जी संतुलन है, किस तरीके से इसको अप्रोच कर पाते हैं? देखिए, ये क्या है कि थोड़ी फैशन है ये कहना कि भाई कोयला मत यूज़ करो, कोयला बैड है। देखिए आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बेस लोड जो है वो आज भी थर्मल पावर प्लांट से आते हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसकी एमिशंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो वाइल वी नीड thermal power plants for base load, of course we will also have equal amount of renewables. अभी आप देखेंगे कि रिन्यूएबल की बात करें तो जो अदानी ग्रुप एक रोल प्ले कर रहा है, वी आर गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स, आई रिपीट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल जनरेशन कंपनी बाय 2030। एक एग्जाम्पल है कि खावड़ा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है अपने बॉर्डर के पास, वहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हमारी जो कंपनी है, वी आर पुटिंग अप 30 गीगावाट्स, मतलब 30,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी इन वन सिंगल लोकेशन। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इट्स ऑलमोस्ट 520 स्क्वायर किलोमीटर्स, इज 5 times the size of Paris in one location where we are going to do the generation of solar power. और ये आपको चांद से भी जगह दिखती है, तो ये एक लोकेशन में हम कर रहे हैं। तो पुटिंग ऑल दिस टुगेदर वी विल बी ऑलमोस्ट 50 गीगावाट्स बाय 2030। पर चैलेंजेस भी तो होंगे। नहीं, चैलेंजेस तो सब बिजनेस में रहते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं खावड़ा की बात करूँ तो इट वाज बेसिकली ऑल बैरन लैंड, बिकॉज इट इज सो हॉट एंड इट्स फुल डेजर्ट that nobody would actually go there. So you're actually putting the land to productive use, and at the same time सब businesses में challenge तो रहते ही है। So when you say challenges, supply chain challenges रहते हैं, और हम लोग ने इतनी सारे businesses में देखे हैं challenge कि now we think it's a part of life really. मैं चैलेंजेस इस हिसाब से भी पूछ रही हूँ कि हमेशा से मतलब लंबे समय से बार बार ये कहा जाता था कि मतलब जो एक शब्द होता है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत इजी है बिजनेस के लिए या फिर नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये हमने पहले भी बात की है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, तो हम लोग तो भारतीय है, तो वी हैव टू सी इन कॉन्टेक्स्ट। तो आज से अगर मुझे पूछिए कि 10-12 साल पहले जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था और आज जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इट इज़ मेड अ वेरी बिग डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो लास्ट 20-25 ईयर्स में देखा है कि थिंग्स हैव इम्प्रूव ड्रास्टिकली। अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होगी और ये फ़र्क पड़ा है ओनली बिकॉज टुडे वी हैव सो मच डिजिटल दैट एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट।
यू विल नो एग्जैक्ट, आपको अभी मालूम पड़ेगा कि बिहार में समझो कि कोई कैबिनेट हुई तो क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑनलाइन. अगर आपको कोई भी स्टेट में क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज़ सो ट्रांसपेरेंट, सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. Can it improve further? Always there's room to improve further. But today, if you personally ask me, we are much better than the India that we had in the old days. आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक फैमिली के तौर पर अगर देखें तो आपको विरासत में नहीं मिला. ये आप लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि पहली पीढ़ी रहे जो आप आकर और कुछ एक पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मैं इंडिया के यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि एक ग्लोबली कंपेटिटिव इंडिया में योगदान देना है तो माइंडसेट में किस तरह का बदलाव करना होगा? देखिए, हमारे ग्रुप की बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन ग्रुप. बिजनेसेस, दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे आपने बोला कि पीढ़ी पर पीढ़ी, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन स्टार्टेड फाउंडर चेयरमैन गौतम भाई अदानी. देखिए, एक चीज़ है कि आज की यूथ, अपनी जो हिंदुस्तान की यूथ है वो बहुत एम्बिशियस है, उसमें कर दिखाने का, करने का जोश है. और आपने ये पावर देखा होगा हर सेक्टर में जहां हम जा रहे हैं. एज अ कंट्री वी आर डूइंग सो वेल एंड वी आर लुकिंग एट स्केल एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज टुडे ऑल्सो 50% of our population is under the age of 35. You know the kind of power that we have. आज की तारीख में why is the whole world looking at India? That's because today we have ambitious youth. The mindset that we have is we should always have an entrepreneurial mindset to start something. I think that is something, वो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें यूथ में वो जगाना है कि भाई कुछ हमें एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ हमें नया करना है, कुछ हमें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो इमेंस है. अगर कोई मुझे ये बोलता है कि नहीं इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे बाहर जाना है, तो ये बहुत गलत बात है. मेरे मुताबिक एक्चुअली इंडिया के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है. और वेरी सून यू विल सी अ लॉट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, रिवर्स माइग्रेशन कमिंग टू इंडिया. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. एक्सीलेंट. लेकिन एक लेगेसी अगर आपको सोचना हो, मतलब वो पैसे बढ़ते जाएं, आंकड़ा, फिगर्स, या फिर एक ह्यूमन लेगेसी, और अगर वो है तो क्या है आपके दिमाग में? देखिए, एज अ फैमिली फॉर अस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक यू राइटली सेड के लेगेसी के हम लोग ने व्हाट मार्क डिड वी मेक, व्हाट डिफरेंस डिड वी मेक टू द पीपल. लोगों के लाइफ में हमने क्या बर्ताव, हाउ डिड वी प्रोग्रेस देम, हाउ डिड वी डू समथिंग फॉर देम. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हमारे सभी बिजनेसेस देखेंगे तो ऑल ऑफ द बिजनेस दैट वी आर डूइंग इज नाउ विद अ पर्पस. जैसे अभी हमने धारावी की बात की तो सेटिस्फैक्शन ये मिलता है कि देयर पीपल विल गेट अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. लोगों का लाइफ चेंज होगा, लोगों में प्रोग्रेस होगा, उनके फ्यूचर जनरेशन्स को प्रोग्रेस देगा. एंड सी what we look at is now how people will remember us more than anything else, and which is why all the projects that you see are something that our country should be proud of. At the end of the day, we are Indians. We are all have to do something for our country, or you know, this is what we believe we are made to do, and this is our service to the nation. मतलब हम नहीं चाहते थे कि आपके साथ हम आंकड़ों पर बात करें, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि फिर तो बहुत विस्तार हो जाता. लेकिन चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे एक पूरे कैंपेन की बात हो, जिसको लेकर आगे एक निर्णय भी आया, सब पर आपने बात की है, सबका आपने जवाब दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आपका 2026 के लिए क्या एजेंडा है अपने लिए, भारत के लिए, प्लीज हमारे लिए लिख कर जाएं.